चलिए बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान का फिजिक्स पोर्शन के अंदर आज हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले की क्लास में हमने इसी फिजिक्स के अंदर हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था विद्युत धारा। आज उसी विद्युत धारा का एक प्रभाव होता है जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी पैटर्न एमपी बोर्ड की क्लास 10th का साइंस हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। यूट्यूब पर आपको फ्री अवेलेबल क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप लोगों ने या अपने फ्रेंड सर्कल में अभी तक इन वीडियोस को आपने शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई जल्दी जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्लियर बात? तो ये बात हमारी है आज की क्लास के अंदर। बहुत जबरदस्त चैप्टर हमारा रहने वाला है। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंदर हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक ही क्लास के अंदर आपको आज सारे क्वेश्चन जो भी पैटर्न के हमारे बनते हैं उनको सबको हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं क्लास के अंदर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। भाई चैप्टर था हमारा क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो देखते हैं भाई क्या हमारा चैप्टर है, क्या इसके अंदर क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर हमारे पास आ जाता है फिजिक्स के अंदर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो भाई ये विद्युत धारा क्या है हमारे पास, तो इसको हम पढ़ चुके हैं। इस विद्युत धारा का एक प्रभाव है जिसे हम कह देते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो क्वेश्चन पहला ही हमारे पास बन जाता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। वही अक्सर हमने देखा होगा, जैसे चुंबक होती है हमारे पास, चुंबक लोहा या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। वैसे ही जब हम किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और ये क्षेत्र भी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आशय है कि जब किसी चालक तार के अंदर, चालक तार मतलब वो किसी धातु का बना होगा। चालक तार किसका बना होगा? कोई भी धातु, शायद सोना ले लो, चांदी ले लो, ये आपने नाम सुना होगा, एल्यूमिनियम ले लो। जैसे कि तार बनाने के लिए हम एक तो एल्यूमिनियम धातु का उपयोग करते हैं और एक हमारे पास क्या है, कॉपर, जिसे हम तांबा कहते हैं। इन दो धातुओं के हम घर के अंदर लाइट फिटिंग करने के लिए वायर का उपयोग करते हैं। जैसे ही इस धातु के तार के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ जाता है कि इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की सर, जिससे कि आज हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। तो भाई बात करते हैं उस वैज्ञानिक की जिस वैज्ञानिक ने आज हमें इसको पढ़ने के लिए मजबूर किया है। उनका नाम है हमारे पास क्या, ऑरेस्टेड। 1820 की बात है भाई। 1820 में ऑरेस्टेड ने क्या किया कि इन्होंने एक तार को लिया, उस तार के अंदर इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की और तार के पास में एक मशीन इन्होंने रखी जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय सुई, यानी बोले तो कंपास। कंपास इन्होंने इनके जस्ट पास में रखा, तो जैसे ही इन्होंने इनके अंदर धारा प्रवाहित की तो कंपास में कुछ विक्षेप इनको देखने को मिला। सुई इसकी दिशा बदल लेती थी, उसके अंदर सुई होती है कंपास के अंदर और उसकी दिशा बदल जाती थी। तो इससे पता चला कि इस तार के अंदर कोई क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जिसकी वजह से इस चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है। उसको उन्होंने नाम दिया, क्या ये क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास तैयार कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो वो हमारे पास ऑरेस्टेड। कब की थी खोज, ये भी याद रखना है, 1820 में हमारी इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो अगला है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनकी बात हमें करनी है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहा जाता है? देखो कोई भी चुंबक ले लो आप, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को दर्शाती है। भाई कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, काल्पनिक होती है भाई। देखो पहली बात तो ये दिखाई हमें नहीं देती है, काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोल देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह देते हैं। और ये हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। भाई अक्सर आपने एक ऐसा डायग्राम कहीं देखा होगा, ये एक चुंबक है हमारे पास, एक क्षण चुंबक हमने ले ली, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो यहाँ से कुछ बल रेखाएं ऐसे निकलती हुई आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा, जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं।
इन्हें हम कह देते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो कि काल्पनिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम लेते हैं। देखो, और इसका उपयोग बताइए भाई। तो देखते हैं भाई इसका नियम ही क्या है। तो देखो क्या करते हैं कि यदि हम कोई सीधा चालक ले लो भाई, उसको दाहिने हाथ में पकड़ लो। किस प्रकार से पकड़ो उसको, कि अंगूठा होना चाहिए कि हमारी धारा किधर दिशा में प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा में तो अंगूठा होना चाहिए। तो अंगुलियां हमारी जिस तरफ मुड़ती हैं वो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लो ये नॉक है हमारे पास, ये नॉक प्रदर्शित कर रही है कि धारा इधर से इधर बह रही है इसके अंदर। तो हमने क्या किया, अंगूठे को इसको इधर की दिशा में रखा, धारा की दिशा में। तो हमारे पास जो उंगलियां जो मुड़ रही हैं इधर की ओर, तो इसका मतलब इसके चारों तरफ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्लियर बात। तो यही इस डायग्राम के अंदर आपको शो किया गया है कि अंगूठा हमने विद्युत धारा की दिशा की ओर रख लिया है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो रहने वाली है हमारी, वो हमारी अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ रही है ना, उस दिशा में रहने वाली है। दूसरा हमारे दाहिने हाथ का नियम था, राइट हैंड के ऊपर हमें ये नियम अप्लाई करना है और हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का कैसे चल जाएगा पता। लेकिन याद रखना, हमें एक सीधे धारावाही चालक तार के अंदर ही हम दाहिने हाथ के नियम की सहायता से विद्युत धारा की दिशा, वो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब बात बनती है हमारे पास विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? जब लोहे के एक दंड पर तार की कुंडली लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। लोहे की एक छड़ ले लो और लोहे की उस छड़ के अंदर हमने क्या किया भाई, एक वायर लपेट दिया, उसकी कुंडली बना दी, वायर लपेट दिया है। और जैसे ही उसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह एक शक्तिशाली चुंबक की तरह व्यवहार करता है और इसी चुंबक को हम अब नाम दे देते हैं क्या, यहाँ पर एक विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मान लो एक ये छड़ ले ली हमने, ये रही हमारे पास एक छड़, और इस छड़ के चारों तरफ हमने ये एक बार है, ये कुंडली इस तरीके से बना दी है हमने, और अब इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो बस ये बन गई हमारी एक क्या, चुंबक बन के तैयार हो गई। इसे हम कह देते हैं विद्युत चुंबक। हालांकि प्राकृतिक चुंबक हमने देखे हुए, ये विद्युत चुंबक है। जब तक इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तक ये चुंबक का काम करेगी, और जैसे ही हम इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे, ये क्या कर देगी, चुंबक का काम करना अपना क्या कर देगी, बंद कर देगी। क्लियर बात। देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विद्युत मोटर क्या है भाई। देखो अक्सर हमने देखा है बहुत सारे हमारे पास घर के अंदर ऐसी मशीनें हैं जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की विद्युत मोटरों का उपयोग करते हैं। सभी का काम करने का सिद्धांत एक ही होता है, चाहे आप पंखे की मोटर की बात करें, चाहे आप कूलर की मोटर की बात करें, या फिर मिक्सी के अंदर जो मोटर लगी हुई है उसकी बात करें, हम किसी भी मोटर की बात करें, और यह किस सिद्धांत पर काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। देखो, तो विद्युत मोटर का काम ये है कि ये यांत्रिक यंत्र है जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। मतलब इसके अंदर हम लाइट प्रवाहित करते हैं और इससे हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। इस सिद्धांत पर एक कार्य करती है। धारावाहक चालक जब कुंडली क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगने लगता है भाई, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर एक कुंडली बनाई जाती है और कुंडली के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये क्या होने लगती है भाई, घूमने लगती है। तो याद रखना है आपको ये वाली बात कि विद्युत मोटर एक यांत्रिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और यह विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर काम करती है। मतलब इस सिद्धांत पर काम करती है। ये सिद्धांत कौन सा है हमारा, विद्युत धारा का चुंबकीय सिद्धांत है, उस पर ये आधारित होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विद्युत जनरेटर, जिसे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कह देते हैं भाई। अक्सर हमने देखा होगा हमारे घर के अंदर हम जब लाइट बनाने के लिए लाइट का यूज करना हो हमें, तो एक हमारे पास जनरेटर भी होता है। उस जनरेटर का उपयोग हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का उपयोग करते हैं। ठीक है। विद्युत जनरेटर एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है। किसमें भाई, ये बात आपको याद रखना है। यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं भाई, तेल डाल रहे हैं, ठीक है, डीजल डाल रहे हैं, और उससे हमें मिलती है क्या, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण का एक प्रभाव होता है, उस सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर बात।
तो बात आ जाती है हमारे पास कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। देखो, एक वैज्ञानिक है हमारे पास, इनका नाम है भाई फेराडे। फेराडे हमारे बड़े फेमस वैज्ञानिक हैं। तो फेराडे के अनुसार क्या बताया कि किसी चालक में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब भाई देखो जी, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मतलब है कि मान लो 1 सेकेंड में या 1 मिनट के अंदर में यदि किसी चालक से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, उनमें कितना परिवर्तन हो रहा है, वो चुंबकीय फ्लक्स है हमारे पास। उसमें परिवर्तन होता है तो उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह देते हैं। तो मान लो जैसे कि हमने बोला कि एक तार की हमने ये कुंडली बना ली, ये तार की, और इसके अंदर यदि हम एक चुंबक को गति कराएं, चुंबक गति करेगी और चुंबक के चारों तरफ उत्पन्न होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे ही ये कुंडली ऐसे गति करेगी तो इसकी वजह से इसके चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा। तो इस तार के अंदर क्या प्रवाहित होने लगेगी? विद्युत धारा। ये विद्युत धारा काय की वजह से प्रेरित हुई? इस चुंबक की वजह से प्रेरित हुई, इसलिए इसका नाम पड़ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा कहलाएगी हमारी क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरीय धारा, चुंबकीय प्रेरण धारा, विद्युत प्रेरकीय धारा हमारे पास कहलाएगी। ठीक है बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसी और डीसी में क्या अंतर है भाई? एसी और डीसी, देखो भाई, एसी और डीसी की सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ये बात आपको याद रखना। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। एसी हमारे घरों के अंदर जो धारा आ रही है ना, वो हमारी एसी धारा है, अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम कहते हैं एसी, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और डायरेक्ट करंट को हम बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। ये बात भी आपको याद रखना। ठीक है, अब क्या होता है, देखो हमारे घरों के अंदर जो लाइट आ रही है ना, वो एसी के फॉर्म में, और जो सेल से जो लाइट हमें मिलती है ना, वो है हमारी डीसी, इसको हम डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। क्या अंतर है देखते हैं हम दोनों में। तो देखो, एसी जिसकी दिशा समय ग्राफ यदि हम बनाते हैं ना, तो इसकी दिशा बदलती रहती है। कभी इसकी दिशा धनात्मक, कभी ऋणात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, बदलती रहती है। तो 1 सेकंड में इसकी दिशा कितनी बार धनात्मक, कितनी बार ऋणात्मक होती है, उसे हम कह देते हैं एक चक्र के अंदर। मान लो 50 बार होती है, तो इसे हम 50 हर्ट्ज कह देते हैं। तो भारत में 50 हर्ट्ज की धारा है। अन्य देशों की बात करें, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जो और भी डेवलपमेंट सिटी हैं, आप कंट्री हैं सॉरी, उनके अंदर जो होता है ना, वो 60 हर्ट्ज की धारा होती है। क्योंकि वहां पर जो धारा की जो बदलने की जो स्पीड है, चक्कर लगाने की जो आवृत्ति है उनकी, वो होती है 60 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी बार? 60 चक्कर लगाए जाते हैं। 60 बार धनात्मक, 60 बार ऋणात्मक होती है। तो वहां पर उसकी होती है कितनी? 60 हर्ट्ज। तो इसका मतलब ये आवृत्ति माप रहे हैं हम, 60 हर्ट्ज। जैसे हमारा अमेरिका, अमेरिका, और हमारे जो भी उपकरण यहाँ आते हैं उन पर लिखा रहता है कि ये 50 हर्ट्ज और 220 वोल्टेज में काम करेगा। तो इसका मान समय के साथ धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक होता रहता है, इसलिए हम इसको एसी कह देते हैं। एसी जनित्र से प्राप्त की जा सकती है भाई। एसी धारा भी हम बना सकते हैं, जो कि हमारे पास जनरेटर है, उससे भी हम अल्टरनेटिव करंट बना सकते हैं। बात करते हैं देखो डीसी की, जिसकी दिशा समय के साथ स्थिर रहती है, बदलती नहीं है। बैटरी से मिलने वाली जो भी धारा है ना, ये हमारे पास क्या कहलाती है? डीसी कहलाती है। इसका मान सदैव धनात्मक रहता है, ऋणात्मक नहीं रहता है। ठीक है, ये हमें सेल या फिर बैटरी या डीसी जनरेटर जो होता है ना, उससे हम डीसी धारा प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे घर के जो भी उपकरण है ना, वो सारे उपकरण वर्क करते हैं किसमें? हमारी एसी धारा में वर्क करते हैं ज्यादातर। अब एसी को डीसी में बदलने के लिए भी उपकरण हमारे पास होते हैं, और डीसी को एसी में बदलने के लिए भी हमारे पास अलग अलग उपकरण होते हैं, उस आधार पर हम इनको बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का काम क्या है भाई? अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा जो बोर्ड रहता है ना, उसके अंदर एक फ्यूज लगा रहता है। वो फ्यूज यदि
खराब हो जाता है तो हमारे पूरे घर के अंदर उस कमरे में जहाँ लगा हुआ है, बोर्ड में जहाँ लगा हुआ है, उस बोर्ड से जहाँ जहाँ सप्लाई हो रही है वो लाइट जलना बंद हो जाती है, क्योंकि ये पिघल कर टूट जाता है। तो ये क्या है भाई, हमारे घर के अंदर जो विद्युत उपकरण जो लगे हुए हैं ना, उनको बचाने का काम कर रहा है। तो एक सुरक्षात्मक यंत्र है, फ्यूज एक सुरक्षात्मक यंत्र है। जैसे ही इसके अंदर अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो ये पिघल कर क्या हो जाता है, टूट जाता है, परिपथ को तोड़ देता है, जिससे हमारे उपकरणों में धारा प्रवाहित होना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और हमारे उपकरण जो हैं वो फूकने से, खराब होने से क्या हो जाती हैं, जलने से बच जाते हैं। इस तरीके से हमारे घरों के अंदर फ्यूज वायर का उपयोग किया जाता है। और अत्यधिक धारा किसी भी वजह से कभी भी प्रवाहित हो सकती है, हमारी शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, और भी कंडीशन बनती है घर के अंदर अत्यधिक मात्रा में धारा आ जाए। आगे आ जाती है, देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन के अंदर ऑरस्टेड जो वैज्ञानिक थे 1820 में, इन्होंने हमें बताया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। इनका एक प्रयोग बताइए। तो भाई तो इस प्रयोग को हम पढ़ चुके हैं। ऑरस्टेड ने एक तार लिया, विद्युत स्रोत से उसको जोड़ा, उसके पास में एक चुंबकीय सुई रखी, जैसे ही तार में इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो चुंबकीय सुई अपनी दिशा बदलने लगी। इससे सिद्ध हुआ कि धारा प्रवाहित तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, क्लियर सी बात थी। नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। भाई देखो चुंबक के चारों ओर जो अभी हमने पढ़ा था कि ये एक क्षण चुंबक हमें दे रखा, ये रही, इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं क्या, चुंबकीय बल रेखाएं, और दक्षिणी ध्रुव पे जाके क्या हो जाती हैं, ये समाप्त हो जाती हैं। कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इनकी अपनी अपने रास्ते अलग अलग होते हैं, ठीक है, इनके अपने अपने रास्ते अलग अलग होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये बात आपको याद रखना है, नहीं काटती है। ऐसा नहीं होगा कि मान लो कभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ से निकले और किसी इसको काट के ऐसे निकल आए, ये ऐसे नहीं काट सकती हैं, ये डायग्राम नहीं बन पाएगा हमारे पास, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, भाई जहां ज्यादा होंगी, पास पास होंगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होता है। तो देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा भाई, प्रबल, क्योंकि जहां पर बल रेखाएं क्या हैं, ज्यादा, और यहाँ पर बल रेखाएं क्या हैं, दूर दूर है, उसको हम बोल देते हैं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विद्युत मोटर के मुख्य भागों के नाम बताओ। भाई आपको विद्युत मोटर हमारे घरों में जो उपयोग हो रही है ना, उसका नाम याद रख लेना है। देखो एक तो इसके अंदर कुंडली है, एक इसके अंदर स्थायी चुंबक है, एक है इसके अंदर कम्यूटेटर, एक है इसके अंदर ब्रश, और एक इसके अंदर क्या है, बैटरी, ठीक है। इन भागों से मिलकर हमारी विद्युत मोटर बनती है, ठीक है। विद्युत से इसको चलाया जाएगा तो ये विद्युत ऊर्जा को फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। ये भागों के नाम आपको याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अंतर क्या है। भाई देखो दो अलग अलग चीजें, विद्युत मोटर का काम अलग है और विद्युत जनित्र का काम क्या है, अलग अलग है। दोनों का अलग अलग काम है भाई हमारे पास। देखो काम क्या है, देखो विद्युत मोटर का काम क्या है कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करेगा, और विद्युत जनित्र जो है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करेगा। वही जनरेटर से हमें क्या मिलती है, करंट, करंट मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हम इसके अंदर क्या प्रयोग कर रहे हैं, जनरेटर के अंदर डीजल, डीजल से हम इसको चलाएंगे, ये इसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। अब विद्युत मोटर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, विद्युत ऊर्जा चाहिए, और ये उसको बदल देगी काय में, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा वो होगी जिससे जो हम उपयोग करेंगे, जैसे कि मान लो पानी वाली मोटर है तो पानी के रूप में हमें क्या मिलेगी, फिर इसकी यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी, क्लियर। ये दोनों के एक सिंपल से काम थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फैराडे का नियम। वही एक वैज्ञानिक फैराडे हमारे पास, इन्होंने क्या किया कि जब किसी चालक में चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसे ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और यही फैराडे का नियम कहलाता है। ये बात फैराडे ने बताई कि जब हम किसी चुंबक को एक तार की कुंडली बनाकर उसके अंदर गति कराते हैं तो चुंबक की गति करने की वजह से तार के अंदर विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, ठीक है। इसे प्रेरित विद्युत धारा हम कह देते हैं। ये बात किसके द्वारा बताई गई थी भाई, फैराडे के द्वारा। फैराडे ने अपने आगे कुछ नियम भी दिए थे,
उनको भी हम पढ़ेंगे। एक अगला क्वेश्चन छोटा सा आ जाता है हमारे पास, लेंज का नियम क्या है, लेंज लॉ। देखो, अब प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे उसे उत्पन्न किया गया। जैसे तार के अंदर हमने चुंबक को गति कराया, तो तार के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न हुई है। तो चुंबक की गति कराने पर धारा उत्पन्न हुई है, वो उसी का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। क्लियर हुआ? ये लेंज ने ये बात बताई। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल किस सिद्धांत पर काम करती है। अक्सर आपने घरों के अंदर देखा होगा, एक विद्युत घंटी लगाई जाती है, उस विद्युत घंटी के अंदर स्विच रहता है, थोड़ी देर के लिए उसके अंदर करंट प्रवाहित होता है और घंटी बजने लगती है, तब तक बजती रहती है जब तक उसके अंदर करंट प्रवाहित होता रहता है। जैसे अपन उसको बंद करेंगे, करंट प्रवाहित होना क्या हो जाएगा भाई, बंद हो जाएगा। ये है एक हमारा विद्युत चुंबकत्व का प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर ही काम करती है विद्युत घंटी। ठीक है, इसके अंदर ऐसी व्यवस्था रहती है कि जैसी धारा प्रवाहित होती है तो इसके अंदर चुंबक बन जाती है, चुंबक जैसी बन जाएगी तो इसके अंदर एक इस पे गिरने वाला एक ऐसा उपकरण बजा लगा रहता है कि उसके ऊपर ये चुंबक का काम करने लगती है, तो उससे टकराएगी तो ये आवाज करने लगती है। इस तरीके से विद्युत घंटी काम करती है। अगला हमारे पास आता है, देखो, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अक्सर आपने अपनी कॉलोनी, शहर में, गलियों में कहीं ना कहीं रखे हुए देखे होंगे। एक क्षेत्र में लाइट ट्रांसफर करने के लिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। इनसे भी और भी बड़े बड़े होते हैं, जो हमारा पावर हाउस होता है वहां पर भी ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं। तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक अपचाई और एक उच्चाई। एक वोल्टेज को बढ़ा देता है, एक वोल्टेज को कम कर देता है। तो फिलहाल हमें बात करनी है कि ये सिद्धांत ट्रांसफार्मर हमारे पास जो है ना, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, उसको बात हमें करना है। देखो, ट्रांसफार्मर एक विद्युत यंत्र है, पहली बात, जो कि एसी वोल्टेज को बढ़ाने या फिर घटाने, स्टेप डाउन और स्टेप अप करने का काम करता है। एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिव करंट का जो वोल्टेज है ना, उस वोल्टेज को या तो ये कम कर सकता है या फिर ये ज्यादा कर सकता है। तो अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे यहाँ छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है, उनमें अलग अलग करंट की मात्रा रहती है। किसी को बोल देते हैं हम 33 केवी का वोल्टेज है, किसी को बोलते हैं हम 11 केवी का वोल्टेज है, लो वाट का वोल्टेज है। तो उनके अंदर उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। जब हम धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो कभी हमें उसका वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है, कभी हमें उसको घटाना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। इस तरीके से वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम जो किया जाता है ना, वो ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हमारे पास बन जाते हैं। एक को हम स्टेप अप बोलते हैं और एक को हम स्टेप डाउन बोल देते हैं। और ये भी हमारा पूरा का पूरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि फैराडे ने हमें बताया था ना, उस सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखना है, वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में घरेलू विद्युत धारा की आवृत्ति और वोल्टेज कितना होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि भारत में 50 हर्ज की विद्युत धारा कहती है। हर्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। हर्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति। और आवृत्ति क्या होती है भाई? प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। एक सेकंड में कितनी बार धारा धनात्मक हो रही है, कितनी बार ऋणात्मक हो रही है, उसे हम क्या देते हैं यहाँ पर? हर्ट्ज। और वोल्टेज की बात करें तो हमारे घरों में आने वाला जो वोल्टेज होता है ना, वो कितना है भाई? 220 वोल्टेज होता है। इसलिए उपकरणों पर लिखा रहता है कि भाई ये इतने वोल्टेज में ही वर्क करेगा, इससे ज्यादा यदि इसको वोल्टेज मिलता है तो इसके खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्लियर भाई? तो 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की धारा हमारे घर के अंदर प्रवाहित होती है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 20, अर्थिंग क्यों की जाती है भाई? अर्थिंग की बात करते हैं, ये क्यों की जाती है भाई? अर्थिंग का मतलब जो होगा, आपने देखा होगा कि विद्युत धारा का उपयोग हम घर के अंदर दो तारों के रूप में करते हैं। एक तार हमारा करंट का रहता है, एक अर्थिंग का रहता है घर के अंदर, जो वायर हमारे डले हुए हैं। तो वही है अर्थिंग वाला। अर्थिंग करते क्यों है भाई? ये देखो, इसके पीछे वजह है। अर्थिंग से विद्युत उपकरण में खराबी या लीकेज होने पर धारा सीधे जमीन में चली जाती है। जब भी हमारा कोई विद्युत उपकरण खराब होगा तो शॉर्ट सर्किट होने के चांस कम हो जाते हैं। क्यों? जब कोई अत्यधिक धारा आती है तो जो अर्थिंग वाला वायर है उसमें से प्रवाहित होते हुए वो धारा काय के अंदर चली जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट आता है, विद्युत धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है? ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं
विद्युत क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है भाई। अभी हमने पढ़ा था सीधा धारावाही चालक तार ले लेंगे तो धारा की दिशा में यदि अंगूठा को रखा है तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी हमारी, वो हमारी कहलाती है क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर भाई। एसी आ गया और डीसी का एक एक उदाहरण बताओ। एसी अल्टरनेटिव करंट नाम याद रखना है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जिसे हम दिष्ट धारा भी कह देते हैं। सॉरी। एसी की बात करते हैं। देखो एसी घरेलू बिजली आपूर्ति, हमारे घरों के अंदर जो लाइट आ रही है ना वो सब क्या है, एसी है। और बैटरी से जो धारा हमें मिल रही है ना, सेल से जो मिल रही है वो हमारी डीसी है, डीसी करंट कहलाता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। तो हमारे बहुत सारे हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जो कुछ तो डायरेक्ट एसी के अंदर वर्क करते हैं और कुछ एसी के अंदर वर्क नहीं करते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, हमें चार्ज करना पड़ता है तो एक एडेप्टर जिसे हम चार्जर कहते हैं उसको लगाना पड़ता है इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर के अंदर जो चार्जर जिसको हम बोल रहे हैं ना, वो चार्जर नहीं है एक्चुअली में वो कन्वर्टर है। कन्वर्टर का मतलब ये हुआ हमारे घरों के अंदर आ रही है क्या धारा, कौन सी, एसी। और हमारा मोबाइल वर्क करता है किसके अंदर, डीसी के अंदर। मोबाइल किसके अंदर काम करता है भाई, डीसी। तो इसको बदलने के लिए एक हमें क्या चाहिए, चार्जर चाहिए हमें इसको बदलने के लिए, जिसे हमने चार्जर नाम दिया है। तो एक कन्वर्टर चाहिए, मतलब जो एसी को किस में बदलेगा भाई, डीसी में बदलेगा। उसे चार्ज करने के लिए जिसे आज हम चार्जर बोलते हैं वो एक तरीके से क्या है, कन्वर्टर है। तो इस तरीके से हम फिर क्या डीसी को एसी में भी बदल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, हम एसी को भी, वो डीसी को भी हम एसी में बदल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्वर्टर। अक्सर हमने घर में देखा होगा जब लाइट चली जाती है तो बैटरी के अंदर हम डीसी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, लेकिन एसी धारा को हम स्टोर नहीं कर सकते। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसको स्टोर कर लेंगे बैटरी के रूप में, तो डीसी के रूप में स्टोर हो जाती है। और जब लाइट घर में नहीं रहती है तो हमारा इन्वर्टर रिटर्न में हमें एसी की सप्लाई देना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हमारे पास उपकरण हैं जिनका काम है एसी को डीसी में बदलना। बाकी का हमारे पास जो चार्जर होता है उस चार्जर का काम भी यही है, कन्वर्ट करने का काम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल वगैरह हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि डीसी में वर्क करते हैं। और डीसी हमारे घरों में एसी आ रही होती है तो डायरेक्ट वायर इसके अंदर लगा के नहीं चलाया जाता, जैसे हमारा पंखा है, कूलर है, टीवी है, ये तो ऐसे डिवाइस है हमारे पास डायरेक्ट एसी में वर्क करते हैं, लेकिन इनको मोबाइल वगैरह को चलाने के लिए हमें डीसी करंट चाहिए होता है। तो ये कन्वर्टर कहलाते हैं हमारे पास एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण है और चुंबकीय कुंडली में धारा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, तो चालक पर बल किस दिशा में लगेगा। ऐसी स्थिति में बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हम नीचे देखने वाले हैं। क्या करते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है भाई, तो फ्लेमिंग ने क्या बताया कि हमारा जो बाएं हाथ जो होता है, उल्टा हाथ जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड, उसमें जो हाथ की जो तर्जनी है, तर्जनी ये है और मध्यमा ये है और अंगूठा है, इनको तीनों को इस तरीके से फैलाओ कि ये तीनों एक दूसरे के समकोण पर रहे। ये रही हमारी समकोण, ये है हमारे पास समकोण, इस तरीके से समकोण पर रहे। तो ये रहा हमारे पास अंगूठा, और अंगूठा और उंगली के बीच में देखा जाए तो यहाँ भी हमारा 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी हमारा 90 डिग्री का एंगल, और सामने भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब इस तरीके से इनको लंबवत रखा जाता है, 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तो यदि बाएं हाथ की जो उंगली है वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। बाएं हाथ की जो उंगली है हमारे पास, जिसे हम बोल रहे हैं कि तर्जनी, वो प्रदर्शित करेगी किसे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बीच की उंगली धारा की दिशा को बताएगी हमारे पास, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, जिसे हम मध्यमा कह देते हैं। ठीक है, और अंगूठा फैलाकर रखा जाए तो अंगूठा जो है ना वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये बात आपको याद रखना है, चेक जो है ना वो बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, इससे आप समझ सकते हो। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को कौन, मध्यमा प्रदर्शित करेगी, उंगली चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम तर्जनी कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अभी तो था बाएं हाथ का नियम, अब आ जाता है हमारे दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम में भी क्या बताया इन्होंने, ये रहा देखो हमारा दाएं हाथ का नियम।
यदि दाएं हाथ की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो भाई पहली उंगली ये रही हमारे पास जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, जिसे हम क्या कह देते हैं भाई, तर्जनी कह देते हैं, तर्जनी। और दूसरी उंगली ये है ना, इसे हम मध्यमा कहते हैं, मध्यमा। और बाकी का अंगूठा हमारा अंगूठा कहलाता है। तो बीच की उंगली गति की दिशा को और अंगूठा फैलाकर रखा जाए तो अंगूठा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं भाई, जनरेटर में करते हैं, क्योंकि जनरेटर हमारे पास जो है ना वो प्रेरित धारा के सिद्धांत पर भी काम करता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट, विद्युत जनित्र के दो प्रकार कौन कौन से भाई, इसकी बात हम करते हैं। कौन कौन से विद्युत जनित्र दो हमारे पास होते हैं? विद्युत जनित्र, जनरेटर की बात करते हैं तो एक तो एसी वाला होता है और एक डीसी वाला होता है। क्यों? एसी जनित्र मतलब जो एसी बनाएगा, डीसी जनित्र मतलब जो डीसी बनाएगा, क्योंकि हमारे घर के अंदर दो तरीके का करंट हमें चाहिए होता है, एसी भी चाहिए हमें और डीसी भी चाहिए। तो हमने दोनों ही बना रखे हैं, एक एसी बना रखा है और एक डीसी बना रखा है, नाम आपको याद रखना है। दूसरा आ जाता है हमारे पास विद्युत धारा और चुंबकत्व में संबंध क्या है। देखो, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इसी को हम क्या कह देते हैं भाई, चुंबकीय प्रभाव कह देते हैं। चुंबकत्व का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जो है, चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण होता है ना, वो हमारे पास कहलाता है क्या, चुंबकत्व। क्लियर? अगले क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है। भाई ये हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमने पढ़ा था पहला चैप्टर, उसके अंदर हमने धारा, प्रतिरोध, विभव, विभवांतर, वोल्टेज, इन सारी चीजों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। तो यदि कहीं इस क्लास के अंदर आपको डाउट लगता है तो इससे पहले हमारी विद्युत धारा वाली क्लास को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हमारा ये चैप्टर आगे क्लियर होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन बात पर निर्भर करती है? देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा, कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही, दूसरा चालक से दूरी पर, कुंडली के चक्करों की संख्या। भाई तार की कोई कुंडली बनाएंगे जैसे, तो इसमें कितने चक्कर हैं, कितने फेरे हैं, उस बात पर भी ये बात निर्भर करती है। कि मान लो इसके अंदर एक राउंड पूरा हो गया, ये एक फेरा हो गया हमारे पास, ये दूसरा राउंड पूरा हो गया तो इसका दूसरा फेरा हो गया, चक्करों की संख्या हो गई। ठीक है, कुंडली के चक्करों की संख्या। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जब पंखे को भरा जाता है, पंखा जब फूक जाता है, खराब हो जाता है, उसकी कुंडली को दोबारा से वायर से भरा जाता है, तो उसके अंदर फिक्स चक्करों की संख्या रखी जाती है कि इतने राउंड लगेंगे तब जाके पंखा हमारा इतने आरपीएम घूमेगा। ठीक है, तो वो चक्करों की संख्या है, चालक से दूरी पर और धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है भाई। देखो, विद्युत चुंबक जब तक है, कब तक, जब तक हम उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और एक स्थायी चुंबक जो है ना वो परमानेंट है, उसके अंदर चाहे आप विद्युत धारा प्रवाहित करो या ना करो, लेकिन वो चुंबक का काम करेगी ही करेगी। लेकिन विद्युत चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं कि उसके अंदर जब तक हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी तक वो विद्युत चुंबक रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो स्थायी चुंबक, इसकी शक्ति स्थायी होती है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन विद्युत चुंबक, इसकी विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाकर या घटाकर नियंत्रित किया जा सकता है। धारा बिल्कुल ही बंद कर दोगे, विद्युत चुंबक अपना चुंबक का काम करना बंद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर डीसी पर क्यों काम नहीं करता है, इस बात को बात करते हैं। ट्रांसफार्मर डीसी पर काम क्यों नहीं करता है? हाँ भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो एसी में ही क्यों ट्रांसफार्मर काम करता है, जिसे हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं, डीपी बोलते हैं। डीसी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो वो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ना तो घटा सकता है ना ही बढ़ा सकता है। इसलिए हमें इससे धारा लेने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफार्मर से धारा ले जाने के लिए हमें इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वोल्टेज घटाना है, बढ़ाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वोल्टेज को हमें तारों के माध्यम से लेकर जाना है।
तो वो डीसी में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हमारे जो ट्रांसफार्म होते हैं वो काय में काम करते हैं, एसी में काम करते हैं, डीसी में नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन में कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, इससे बचने के उपाय बताइए। देखो लघु पतन की बात करते हैं, ये क्या है लघु पतन, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कह देते हैं भाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट क्या है भाई, देखो जब किसी विद्युत परिपथ में धारा जैसे ही हम प्रवाहित करते हैं तो कम प्रतिरोध वाला रास्ता मिल जाता है तो धारा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, क्योंकि भाई देखो तार के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि उस तार का प्रतिरोध क्या था, कम, तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाती है। इस स्थिति में ही लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। या हम इस एक तरीके से कहें कि एक विद्युत में तार और एक उदासीन तार, एक अर्थिंग का वायर और एक करंट का वायर, यदि वो दोनों आपस में मिल गए, इसको भी हम शॉर्ट सर्किट कह देते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट सर्किट है। अक्सर हमने इसको देखा होगा। कब कब होता है भाई ये लघु पतन, इसकी बात की जाए तो देखो जब परिपथ का इंसुलेशन परत खराब हो जाए। हमारे घर के अंदर जो तार है ना, उनके ऊपर एक कवर छड़ी रहती है, प्लास्टिक जैसी कवर, हरे नीले लाल रंग के जो तार रहती है वो कवर है उसके ऊपर, वो जरूरी है। वो खराब हो गया तो ये तार आपस में टकराएंगे, टकरा के कहीं पे टच हो गई, वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आपस में तार आपस में सीधे छू जाए, टच कर जाए। जब बहुत अधिक उपकरण एक साथ जोड़ दिए जाएं, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर हम जो वायर लेके आए या घर के अंदर बोर्ड के अंदर हमने बहुत ज्यादा हैवी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दी है, जितनी क्षमता हमारे उस तार की नहीं थी, तो उस उपकरण को लगाने पर वो सारा तार क्या हो जाएगा, जल जाएगा, यानी उसके अंदर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, जितनी कैपेसिटी का हमने उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कर लिया है, यूज कर लिया, तो तार पिघल के टूट जाएगा। ये भी लघु पतन है। अब बचने के उपाय क्या है भाई, बचने के उपाय सबसे पहले तो यही है कि जो इंसुलेटिंग परत हम उसके ऊपर बना रहे हैं वो हमारी अच्छे प्रकार की होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा है कि हम इसके अंदर एक तो फ्यूज वायर का उपयोग करेंगे या सर्किट ब्रेकर का करेंगे, सर्किट ब्रेकर जिसको हम एमसीबी के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए। तारों को सही ढंग से इंसुलेट करना चाहिए हमें। ठीक है, उपकरण का उपयोग उनकी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। भाई तार की क्षमता कितनी है, 10 एम्पियर की है तो भाई 10 एम्पियर के उपकरण घर के अंदर हम चला सकते हैं। 10 से 12 एम्पियर का यदि हमने घर के अंदर उपकरण चलाया और हमारे जो घर के अंदर लाइट फिटिंग जो की गई है उसके अंदर 12 एम्पियर का काम तक सहन कर सकती है, तो उससे ज्यादा का उपकरण चलाओगे तो वो तार क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होकर टूट कर पिघल के टूट जाएगा। उसी को हम शॉर्ट सर्किट कह देते हैं। और विद्युत उपकरणों का समय समय पर हमें क्या करती रहनी चाहिए, जांच करती रहनी चाहिए। ये हैं हमारे पास लघु पतन से बचने के उपाय। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास के किन कारकों पर चालक पर आरोपित बल का मान निर्भर करता है। कोई चालक है, उस पर आरोपित बल का मान किस चीज पर निर्भर करता है। तो देखो किसी विद्युत वाहक चालक को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल लगने लगता है। यह बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो भाई बल कितना लगेगा, डिपेंड करेगा कि धारा कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, चालक की लंबाई कितनी है। ठीक है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितने डिग्री का बनना है, इसको समझते हैं। देखो धारा, चालक में प्रवाहित धारा जितनी अधिक होगी बल भी उतना ही अधिक लगेगा। ठीक है भाई, धारा की मात्रा पर डिपेंड करेगा। तीव्रता की बात करें, क्षेत्र जितना अधिक शक्तिशाली होगा बल भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ये दोनों चीजें यदि बड़ी हुई हैं तो बल भी बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा। चालक की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी बल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो लंबे चालक तारों के अंदर बल अधिक होता है, इसकी वजह से वो लंबे तार भी गर्म होकर पिघल करके हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दूसरा है हमारे पास, यदि चालक क्षेत्र के समांतर है, यानी थीटा बराबर कितना है, समांतर, मतलब उनके जैसे ये चालक है और ऐसे ही इसका क्षेत्र है जिसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरीके से है। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरीके से है और धारा की दिशा भी इधर ही है। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है ना वो थीटा बराबर कितना है, 0 है, या फिर थीटा बराबर 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो बल का मान कितना होगा, 0 होगा।
समांतर रखे जाने पर बल नहीं लगेगा, 180 डिग्री पर रखे जाने पर बल नहीं लगेगा, लेकिन किसी चालक पर बल जब लगेगा जब उसको लंबवत रखा जाएगा। जैसे एक तो रही हमारे पास धारा की दिशा और ये है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये है लंबवत यानी 90 डिग्री रखेंगे तो सबसे अधिक बल लगता है। तो 90 डिग्री के कोण पर यदि धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इनको रखा जाता है तो बहुत अधिक क्या लगता है, वहां पर बल लगता है। ये बात आपको क्लियर याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देखो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कैसे कि मान लो ये एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही है, अब दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे निकल के नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि इस कटान बिंदु पर दो दिशाएं पॉसिबल हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी परस्पर प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाती हैं। यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। दो दिशाएं एक ही बिंदु पर हो नहीं सकती, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। एक सिंपल सा हमें दिष्ट धारा जनित्र डीसी जनित्र का एक डायग्राम हमें दे रखा है, इसको आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या है। देखो सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, ये विभक्त बलय बने हुए हैं, एक R1 और एक हमारे पास क्या है R, ये है देखो ये, और एक ये है हमारा, एक R1 एक R2, जिनको हम कह देते हैं कि विभक्त बलय, विभक्त बलय यानी R1 और R1 बा R2, ये दो विभक्त बलय हैं, नाम याद रखना। दूसरा इसके अंदर लगे रहते हैं ब्रुश, ये लगा हुआ है इसके अंदर ब्रुश, जिसको हम बोल देते हैं ब्रुश B1 B2। दूसरा पार्ट होगा इसके अंदर क्या, ब्रुश। ब्रुश जिसे हम एक B1 और एक B2 के नाम से जानते हैं, एक B1 होगा और एक B2 होगा, दूसरा भी इसमें लगा होगा। तीसरी बात करें, इसके अंदर एक होता है धुरी, जिसे हम कह देते हैं आर्मेचर, रॉड टाइप संरचना है एक हमारे पास जिसे हम आर्मेचर कह देते हैं, ये इसके अंदर लगा हुआ। बाकी की फिर हम लेने वाले हैं क्या भाई, दो चुंबकीय छड़ ले लेते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यानी चुंबक छैया, एक छैया में क्या चुंबक। इस तरीके से उपकरण हमारा दिष्ट धारा जनित्र द्वारा बनाया जाता है। क्लियर? तो नाम याद रखना है इनको, ठीक है। और इस पे ऐसे ही बल लगता है तो ये कुंडली क्या होती है भाई, घूमना शुरू कर देती है। इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा होता है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये आपका आधारित था। अब आ जाता है किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची, तो बिल्कुल एक छड़ चुंबक के चारों ओर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक होता है हमारे पास क्या, दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं, ऐसे ऐसे। उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है, समाप्त होती है चुंबक के बाहर। और चुंबक के अंदर की यदि हम बात करें तो अंदर बल रेखाएं क्या होती हैं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। तो याद रखना है हमें, चुंबक के बाहर बल रेखाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेंगी, ये बात आपको याद रखना है। नॉर्थ से साउथ की ओर ये होगी चुंबक के बाहर। और यदि हम अंदर की बात करें, चुंबक के अंदर, छड़ चुंबक ले लिया हमने, अंदर उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन याद रखना है किस डायरेक्शन में पूछा जा रहा है, बाहर का क्वेश्चन है या अंदर का क्वेश्चन है। तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है और बाहर चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा जो है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ये डायग्राम भी हमसे क्वेश्चनों में अक्सर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये थी हमारी क्लास आज की, जिसके अंदर हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हमने आपसे क्या किया था, डिस्कस किया हुआ है।
और आगे हमारा इस हिसाब से अब लास्ट चैप्टर हमारे पास एक बच गया है जिसका नाम है क्या, पर्यावरण। तो वो हम आपको अगली क्लास के अंदर लेकर आएंगे। फिर हमारा एक और टॉपिक फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव मटेरियल का काम जो ओटी वगैरह जो रखी है हमारे पास, वो हमने छोड़ रखा है, जिसके अंदर हम एक शब्द वाक्य में उत्तर, सही विकल्प है हमारे पास, खाली स्थान है, जोड़ियां हैं, इन सारी चीज़ों को हम आगे आने वाली क्लास के अंदर आपके लिए स्टार्ट करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जहां आप कहते हो भाई हमें साइंस से डर लगता है, साइंस आप पढ़ते नहीं हो, जब नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे तो किसी चीज़ को कैसे याद रख पाओगे। तो याद रखने के लिए भाई पहले हमें क्या है, साइंस की टर्मिनोलॉजी से जुड़ना पड़ता है, उसके वर्ड्स जो दे रखे हैं और शब्द जो दे रखे हैं उनको हमें उनका अर्थ समझना पड़ता है, तब जाकर के कहीं हमें साइंस याद होता है। क्योंकि साइंस वैसे ही हम कहें तो उसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, टेक्निकल वर्डों का यूज यहाँ पर किया जाता है, कुछ शब्द ऐसे हैं फिर हम इनके मतलब नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमें क्या आती है भाई, समस्या आती है। तो आपको यदि किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट आपको कहीं पे भी लगता है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, वहाँ आपके उन सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। अगेन, जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों को जिन्होंने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है, तो भाई वो सभी लोग जल्दी से अपनी इन क्लासों को जो यूट्यूब पर कनावत एकेडमी के द्वारा आपको फ्री अवेलेबल कराई जा रही हैं, जिससे कि वो अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में भी उन क्लासों को भेज सकें, तो उनको भी अपने साथ साथ क्या हो जाएगा भाई, फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, इनकी प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर आप क्लासों को देख सकते हो, उसके क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो और आसानी से आप इनको देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने नोट्स भी क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम कक्षा 10वीं विज्ञान का लास्ट चैप्टर हमारे पास रह गया है, पर्यावरण, उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे और एक ही क्लास में हम उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास चैप्टर वाइज चैप्टर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हें फिर हम आपको क्या कराएंगे, 1 बाय 1 सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर हमारा पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी इस क्लास को आपको जो भी बेनिफिट इसके अंदर से मिलता है, क्वेश्चनों को समझने में आसानी होती है, कई डाउट भी आपको आता है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हमें भी आपका और भी मोटिवेशनल मिलता है, जिससे हम भी और अच्छे क्वेश्चन पैटर्न आपका और तरीके से भी क्लासों को कंटिन्यू जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।